हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑक्यूपेशनल थेरेपी और फिजियोथेरेपी के बीच में क्या डिफरेंस होता है। अब जब भी किसी पेशेंट को स्ट्रोक होता है, पैरालिसिस होता है, तो सबसे पहले उसके माइंड में क्या आता है? मैं फिजियोथेरेपी करवाऊंगा और मैं ठीक हो जाऊंगा। यहीं पे वो गलत होता है, क्योंकि जैसे कि हम सभी जानते हैं, पैरालिसिस एक ऐसा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, वो एक ब्रेन का डिसऑर्डर है। जब भी किसी को स्ट्रोक होता है, या तो उसके ब्रेन के अंदर क्लॉट आता है, खून का थक्का जमता है, या फिर उसकी नस फट जाती है, जिसे हम ब्रेन हेमरेज कहते हैं। इसके पीछे कई सारे रीजंस होते हैं। जिन पेशेंट्स को ऑलरेडी बीपी रहता है, डायबिटीज़ रहता है, वो काफ़ी ज़्यादा प्रोन होते हैं स्ट्रोक के लिए। अब किसी पेशेंट के अंदर हमने देखा उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल एकदम से बढ़ गया, उसको साथ में डायबिटीज़ भी है, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं इस्चेमिक स्ट्रोक होने के, खून का थक्का जमने के। अब चाहे स्ट्रोक आपका हेमरेजिक क्यों ना हो या इस्चेमिक क्यों ना हो, या तो खून का थक्का आया था या फिर नस अंदर फट गई थी, दोनों के अंदर ही रिकवरी का पैटर्न ऑलमोस्ट एक सा होता है। इनिशियल कुछ मंथ्स में आपकी बॉडी के अंदर चेंजेस खुद से आ रहे होते हैं, खुद से आपकी बॉडी कोशिश कर रही होती है रिकवर करने की। अब समझना ये ज़रूरी है कि जो स्ट्रोक हुआ था, जो पैरालिसिस है, वो आपके हाथ पैर की बीमारी बिल्कुल नहीं है। आपके मसल्स एकदम ठीक थे जब आपको पैरालिसिस नहीं हुआ था। आप बिल्कुल हाथ की सारी मूवमेंट्स कर पाते थे, हर एक छोटा छोटा काम खुद से कर लेते थे। चलना है, रनिंग है, कोई भी छोटा काम आप खुद से कर लेते थे। अब अचानक से आपकी बॉडी में ऐसा क्या हो गया कि आप अपने छोटे छोटे कामों के लिए हर किसी पर डिपेंडेंट हो गए। अब पेशेंट इस कंडीशन में बहुत ही ज़्यादा इरिटेबल फील करने लग जाता है, क्योंकि वो हर एक छोटे काम के लिए दूसरे जन पे डिपेंडेंट हो जाता है। चाहे उसको पानी पीना है, चलना ही क्यों नहीं है, वॉशरूम तक जाना है, वो अपने फैमिली मेम्बर पे या केयर टेकर पे डिपेंडेंट हो जाता है। वहीं पेशेंट के माइंड में बहुत सारी फ्रस्ट्रेशन डेवलप हो जाती है, क्योंकि वो एकदम एक्टिव था, बिल्कुल फाइन था, उसके मसल्स बिल्कुल अच्छे से फंक्शन कर रहे थे। अचानक से उसकी बॉडी में कुछ ऐसे चेंजेस आए कि उसे पैरालिसिस हो गया। इन चेंजेस को समझना पहले ज़रूरी हो जाता है, तभी हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। अब जब भी किसी को स्ट्रोक होता है, या तो खून का थक्का आता है या हेमरेज होता है, दोनों ही कंडीशन में उसके हाथ पैर की फंक्शनिंग में लॉस होना शुरू हो जाता है। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, जब भी किसी को स्ट्रोक होता है, उसके हाथ पैर की फंक्शनिंग में लॉस होना शुरू हो जाता है। वो छोटे छोटे काम के लिए दूसरे पर डिपेंडेंट हो जाता है। किसी किसी पेशेंट में देखने को ये भी मिलता है कि वो बोल भी ठीक से नहीं पा रहा होता है, उसकी स्पीच पे भी इसका इफेक्ट आया होता है। अब डिपेंड करता है कि आपका जो खून का थक्का आया था या फिर आपका जो ब्रेन हेमरेज हुआ था, वो ब्रेन के कौन से हिस्से के अंदर हुआ था। अब अगर आपका खून का थक्का आपके स्पीच के एरिया में आया है, जिसे हम ब्रोकास मोटर स्पीच एरिया कहते हैं, उसके अंदर अगर आपका खून का थक्का जम गया है या फिर वहाँ की नस फट गई है, तो क्या देखा जाता है? ब्रेन का जो हिस्सा आपकी स्पीच को कंट्रोल कर रहा था, वो डैमेज हो गया है। अब जैसे जैसे वो डैमेज होता चला गया है, तो पेशेंट के अंदर जो ब्रेन के उस हिस्से का फंक्शन था, वो लॉस हो जाता है। जैसे कि पेशेंट को बोलने में दिक्कत आती है। अब वैसे ही ब्रेन के अंदर बहुत सारे एरियाज होते हैं जो आपके हाथ पैर की फंक्शनिंग को भी मेंटेन करते हैं। अगर उन एरियाज के अंदर खून का थक्का आ जाता है या फिर हेमरेज हो जाता है, तो आपके हाथ पैर की फंक्शनिंग रुक जाती है। अगर आपके ब्रेन के राइट साइड के अंदर कोई क्लॉट आया है, तो आपकी बॉडी की लेफ्ट साइड का जो हाथ पैर है वो इफेक्ट होना शुरू होता है। वैसे ही सिमिलरली, अगर आपके लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन के अंदर, ब्रेन के हिस्से के अंदर क्लॉट आया है, हेमरेज हुआ है, तो आपकी राइट साइड इफेक्टेड होती है, क्योंकि हमारा ब्रेन इसी तरीके से हमारी बॉडी की फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है। राइट साइड का जो ब्रेन है वो आपकी लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करता है, और लेफ्ट साइड का जो ब्रेन है वो आपकी राइट साइड के बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करता है। ये ऑपोजिट में चलते हैं। तो हमें क्या जानना ज़रूरी है कि ब्रेन, पहले तो हम देखेंगे कि एमआरआई सीटी स्कैन में कौन सा हिस्सा डैमेज हुआ है और उसकी वजह से फंक्शनिंग में क्या क्या लॉस आया है। अब पेशेंट जब उसे स्ट्रोक हो गया है, उसके चलने फिरने में दिक्कत हो रही है, तो उसके माइंड में सबसे पहला थॉट क्या आता है? मैं एक्सरसाइज करूँगा, फिजियोथेरेपी करूँगा, मैं ठीक हो जाऊँगा। पर ये समझना ज़रूरी है कि फिजियोथेरेपी, मैं मानती हूँ, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी रिकवरी के अंदर, पर फिजियोथेरेपी एक अकेला रास्ता नहीं है आपकी रिकवरी को लाने में। इसको आप पहले समझ लीजिए, ऐसा क्यों होता है और इसके पीछे क्या लॉजिक होता है।
अब जब भी किसी को स्ट्रोक हुआ, उसके ब्रेन के अंदर डैमेज हुआ, ब्रेन का कुछ हिस्सा काम नहीं कर रहा है, वो डेड हो गया है। अब ब्रेन के टिश्यू जो डेड हो गया है वो हमेशा के लिए डेड हो जाता है, वो ज़िंदा नहीं हो सकता, क्योंकि जो हमारे ब्रेन के सेल्स होते हैं, न्यूरॉन्स, उनके पास प्रॉपर्टी नहीं होती है दोबारा ज़िंदा होने की, रीजनरेट होने की। तो अब ऐसी कंडीशन में तो अगर हम देखा जाए तो कभी रिकवरी पेशेंट के अंदर आ ही नहीं सकती, पर पैरालिसिस के पेशेंट्स तो रिकवर करते हैं और ठीक हो जाते हैं, अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस भी आ जाते हैं। अब ये किस तरीके से होता है ये समझना ज़रूरी है। हमारे ब्रेन के अंदर कैपेबिलिटी होती है न्यूरोप्लास्टिसिटी की। न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या होता है? आपका अगर ब्रेन का कुछ हिस्सा डेड हो गया है तो बाकी जो आपका ब्रेन का हेल्दी हिस्सा है वो आपके डेड हुए हिस्से की फंक्शनिंग को संभालना शुरू कर देता है। अब मान लीजिए आपको कहीं जाना था और बीच रास्ते में पत्थर गिर गया है और उससे आगे आप नहीं जा पा रहे हो, तो कोई ना कोई ऐसा ऑल्टरनेटिव पाथवे होता है, ऐसा रूट होता है जहाँ से आप टर्न लेके मुड़ जाते हो और अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँच जाते हो। अब ब्रेन के पास भी सेम मैकेनिज्म होता है। अगर ब्रेन का कुछ हिस्सा डेड हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, वो अपने फंक्शंस दूसरे हिस्से पे ट्रांसफ़र कर देता है। इसी को हम कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। दो न्यूरॉन्स के अंदर जो कनेक्शन का तरीका है, जो मैकेनिज्म है, उसकी हेल्प से पेशेंट दोबारा से रिकवरी गेन कर पाता है। अब जब पेशेंट के अंदर ये न्यूरोप्लास्टिसिटी स्टार्ट हो जाती है, पेशेंट के अंदर रिकवरी आनी शुरू हो जाती है। इनिशियल कुछ मंथ्स में पैरालिसिस के पेशेंट, हर किसी पैरालिसिस के पेशेंट में न्यूरोप्लास्टिसिटी खुद से बॉडी कर रही होती है, बट जैसे ही 2-3 महीने हो गए उसके बाद ये न्यूरोप्लास्टिसिटी स्लो डाउन हो जाती है और रुक जाती है। अब जब ये रुक जाती है, पेशेंट के अंदर रिकवरी बंद हो जाती है। पेशेंट को ये लगता है कि मैं सिर्फ एक्सरसाइज करने से ठीक हो जाऊंगा, बट ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो आपकी पैरालिसिस बीमारी है वो हाथ पैर का रोग नहीं है, वो आपके ब्रेन का एक ऐसा डिसऑर्डर है जो ब्रेन से सिग्नल नहीं भेजने देता है आपके हाथ पैर के अंदर और उनकी मूवमेंट करने में। जब भी कोई पेशेंट, पैरालिसिस का पेशेंट साई संजीवनी में आता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसकी हिस्ट्री पिक करते हैं कि किस वजह से उसको स्ट्रोक हुआ है। उसके ब्रेन के अंदर क्लॉट आया था, हेमरेज हुआ था, क्या दिक्कत ऐसी हुई थी जिसकी वजह से अब वो अपना काम नहीं कर पा रहा है। अब हम जब अपनी मेडिसिन स्टार्ट करते हैं, साई संजीवनी का ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, उस ट्रीटमेंट के अंदर कैपेबिलिटी होती है ब्रेन की न्यूरोप्लास्टिसिटी को दोबारा से शुरू करने की, क्योंकि काफ़ी टाइम से पेशेंट के अंदर जब रिकवरी होनी रुक जाती है, उसकी न्यूरोप्लास्टिसिटी स्टॉप हो जाती है, तो पेशेंट के अंदर चेंजेस देखने को नहीं मिल रहे होते हैं। जब कोई पेशेंट आता है, हम उसका जब ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, उसको मेडिसिन दी जाती है इसी पर्पस के लिए, ताकि उसका ब्रेन दोबारा से कमांड देना शुरू करे, दोबारा से कनेक्शन बनाने शुरू करे और हाथ पैर की मूवमेंट वापस ला सके। अब जब ये प्रोसेस चल रहा होता है, इनिशियल 1 मंथ के लिए जब ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है, तो हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि उसको साथ में अपनी ऑक्यूपेशनल थेरेपी करनी है। अब इंडिया में जितना भी आपने सुना होगा, फिजियोथेरेपी बहुत इजीली फिजियोथेरेपिस्ट अवेलेबल हो जाते हैं, बट ऑक्यूपेशनल थेरेपी के बारे में हम ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं। बहुत ज़्यादा एरियाज़ में ऐसे थेरेपिस्ट अवेलेबल नहीं होते हैं। इंडिया से बाहर की कंट्रीज़ में ज़्यादातर जो करवाई जाती है रिहैबिलिटेशन में स्ट्रोक के पेशेंट को, वो ऑक्यूपेशनल थेरेपी ही करवाई जाती है। अब हमें क्या ध्यान रखना है, फिजियोथेरेपी इनिशियल फेज़ में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है जब पेशेंट बिल्कुल बेड रिडन होता है, बिस्तर पे है, खुद हाथ पैर की मूवमेंट नहीं कर पा रहा है, मूव नहीं कर पा रहा है, वहाँ पे फिजियोथेरेपी, जो फिजिकल थेरेपी होती है, जो फिजियोथेरेपिस्ट आके करवाता है, आपको उठ के खड़ा करवाना शुरू करता है, हाथ पैर की मूवमेंट खुद से करवा रहा होता है, तो वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है रिकवरी में। पर कुछ पीरियड के बाद जब पेशेंट थोड़ा इंडिपेंडेंट हो जाता है, खुद से उठ बैठ पा रहा होता है और खुद से कोशिश करने लगता है, उस कंडीशन के अंदर फिजियोथेरेपी का रोल ज़्यादा नहीं रह जाता है, क्योंकि जो फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेज होती है वो ज़्यादातर पैसिव एक्सरसाइजेज होती है। उसके अंदर जितनी भी ताकत लगा रहे होते हैं वो फिजियोथेरेपिस्ट लगा रहे होते हैं, पेशेंट की खुद की कोई ताकत नहीं लग रही होती है। अब जब पेशेंट की खुद की बॉडी की ताकत नहीं लग रही होती है, उसकी वजह से नुकसान क्या देखने को मिलता है, उसका ब्रेन सीख नहीं पा रहा। अब पेशेंट के मसल्स तो बिल्कुल ठीक हैं, हम उसकी बार बार मूवमेंट करवा रहे हैं, हाथ खोलने की, बंद करने की, मुट्ठी खोलने की, बंद करने की, बट उसका एफर्ट नहीं लगवा रहे, ब्रेन को नहीं सिखा रहे, तो वो एक्सरसाइज किसी भी यूज़ की नहीं रह जाती। वहीं पे ऑक्यूपेशनल थेरेपी मदद करती है। अब आपको ऑक्यूपेशनल थेरेपी के लिए अलग से कोई थेरेपिस्ट नहीं चाहिए, आपको खुद से करनी है। खुद से पैरालिसिस का पेशेंट अपनी एक्सरसाइज कर सकता है। वो कैसे कर सकता है, आप उसको समझ लीजिए।
ऑक्यूपेशनल थेरेपी के अंदर क्या किया जाता है, जो भी आपको डेली रूटीन में काम करना होता है उस एक्टिविटी को एक एक्सरसाइज के फॉर्म में कन्वर्ट करके पेशेंट को करवाया जाता है। वो कैसे मदद करता है आपके ब्रेन को दोबारा से सीखने में, उसको आप समझ लीजिए। कोई भी काम जो आप पहले करते थे स्ट्रोक होने से पहले, अगर आप टीचर थे, आप बच्चों को पढ़ाते थे, या आप कुकिंग करते थे, आप चॉपिंग करते थे, आप घर की सफाई करते थे, या कोई हाउसवाइफ है, जो भी आपका प्रोफेशन पहले रहा था, ऑक्यूपेशन जो आपका था पहले, उसी ऑक्यूपेशन को एक्टिविटी के फॉर्म में हमें इस्तेमाल करना है आपके ब्रेन को रिकवर करवाने में। अब मान लीजिए कोई पहले गार्डनर था, माली था, अब उसे पैरालिसिस हो गया, तो उसको हम अगर वही एक्सरसाइजेस करवाते हैं पौधा लगवाने की, तो वो पेशेंट जल्दी रिकवर करता है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ब्रेन के अंदर एक मेमोरी पहले से रही होती है आपके काम को लेकर। जो काम पहले करते थे वो आपकी मेमोरी में कहीं ना कहीं दबा हुआ होता है, सबकॉन्शियस मेमोरी में ही क्यों ना हो। तो पेशेंट को जब हम वो एक्टिविटी करवाते हैं, उसका ब्रेन दोबारा से याद करना शुरू करता है कि मैं किस तरीके से पौधा लगाता था, किस तरीके से मैं पानी डालता था। तो वो एक्टिविटी अगर हम उससे करवाते हैं, थोड़ा असिस्ट करके ही सही, अगर पेशेंट खुद से नहीं कर पा रहा है, तो पेशेंट बहुत जल्दी रिकवर हो जाता है, क्योंकि उसका ब्रेन दोबारा से वो काम करने के लिए कमांड देता है। और ऑक्यूपेशनल थेरेपी का पर्पस है ही क्या? ब्रेन को दोबारा से कमांड करवाना, सिखाना। इसलिए फिजियोथेरेपी इनिशियल फेज में हेल्पफुल होती है, बट जब एक बार पेशेंट थोड़ा इंडिपेंडेंट होने लगता है तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी ही काम आती है। कोई भी एक्टिविटी है, पेशेंट को मान लीजिए घूमना बहुत पसंद है, चलना बहुत पसंद था, वॉक पे जाना पसंद था, तो आप उसको एक्सरसाइज घर पे आंगन में बार बार चक्कर लगवाने से नहीं करवाएंगे। आप उसको मान लीजिए कहीं भी गुरुद्वारे जाना है, मंदिर जाना है, घूमने जाना है, वहाँ पे पैदल पैदल लेके जाओगे, वो वहाँ पे माथा टेक के आएगा, खुश होगा, और वापस आते आते उसकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी। तो हमें कोई भी एक्सरसाइज जो करवानी है वो एक एक्टिविटी के फॉर्म में होनी चाहिए। अब मान लीजिए किसी का शोल्डर जॉइंट मूव नहीं कर रहा, एल्बो जॉइंट मूव नहीं कर रहा, रिस्ट में ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, थोड़े स्टिफनेस है, इतना उठा पाते हैं, तो उसमें आप क्या करोगे? पेशेंट को आप बेशक लिटा के एक्सरसाइज करवाओ। पेशेंट को आपने लिटा दिया, उसको बोला कि आप अपने सिर में तेल लगाइए। अब पेशेंट के ब्रेन के अंदर कहीं ना कहीं वो मेमोरी होती है कि मैं सिर पे तेल किस तरीके से लगाता, तो आप उसके हाथ को यहाँ तक लेके जाओगे, चाहे असिस्ट करना पड़े, उसके बाद वो मूवमेंट करेगा। अब कुछ मूवमेंट वो खुद कर पाएगा, कुछ आपको असिस्ट करवानी है। उससे क्या होगा? उसके एक एक जॉइंट की एक्सरसाइज होगी। शोल्डर जॉइंट है, एल्बो जॉइंट है, रिस्ट है, फिंगर्स है, हर एक इन्वॉल्वमेंट होगी। सिर्फ खाली आर्म की मूवमेंट इस तरीके से करवाने से, शोल्डर को ऊपर नीचे करवाने से, हाथ की उंगलियों को दोबारा खुद से खुलवाने से, पेशेंट का एफर्ट ना लगवाने से, पैसिव एक्सरसाइज करवाने से पेशेंट कभी भी रिकवर नहीं हो पाता। तो हमें क्या ध्यान रखना है? साई संजीवनी का जब भी हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, अपनी मेडिसिन को टाइमली लेना है, डाइट जो डॉक्टर्स बताते हैं उसको अच्छे से फॉलो करना है, साथ के साथ हमें ऑक्यूपेशनल थेरेपी खुद से घर पे ही करनी है। तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी जैसे मैंने आपको समझाया क्या होती है, आपको जो भी एक्टिविटी करनी है, अगर पेशेंट मान लीजिए साइकिलिंग करता था, तो उसको इनिशियली स्टेशनरी साइकिल पे साइकिलिंग करवाओ। फिजियोथेरेपी में कई जगह रैंडमली क्या होता है, पेशेंट को अब लाइफ टाइम साइकिलिंग तो नहीं करनी है, बट उसको साइकिलिंग करवाई जाती है। अब पेशेंट के वो मसल्स जो साइकिलिंग में इस्तेमाल होते हैं वो तो अच्छे से स्ट्रांग हो जाते हैं, लेकिन पेशेंट ठीक से चल नहीं पाता क्योंकि उसकी चाल बिगड़ चुकी होती है। तो हमें वो काम करना है जो हमें दोबारा से लाइफ में करना है। जैसे मान लीजिए आपको नॉर्मल एक्टिविटी में वापस आने के लिए अगर वॉक करना जैसे हर किसी के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, तो आपको चलना ज़रूरी होता है। आप जितना वॉक करोगे, जितनी एक्सरसाइज इस तरीके से करोगे, आपकी बॉडी उतनी जल्दी रिकवर होती चली जाएगी। तो हमें वो एक्टिविटी करनी है जो दोबारा से ब्रेन से करवानी है और दोबारा से हमें लाइफ में वापस आना है। अगर कोई हाउसवाइफ है, मान लीजिए उसको पैरालिसिस हुआ है, उसे दोबारा से अपनी एक्टिविटीज़ में वापस आना है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज क्या होगी? घर के छोटे छोटे काम करना जो वो ऑलरेडी करती थी। कपड़े धोना है, बर्तन मांजना है, या कोई भी डस्टिंग करना है, उसी एक्टिविटी को एक्सरसाइज की फॉर्म में करवाना है। थोड़ा असिस्ट आप कर सकते हैं, केयरटेकर्स कर सकते हैं, फुली आपने
अपना एफर्ट नहीं लगाना है, पेशेंट का एफर्ट लगवाना है। इसे हम कहते हैं एक्टिव एक्सरसाइजेस। जब भी देखा जाता है एक्टिव एक्सरसाइजेस का बहुत अच्छा रिजल्ट होता है साई संजीवनी की मेडिसिन के साथ, तो पेशेंट को क्या ध्यान रखना है, अपनी मेडिसिन जो हम यहाँ से प्रिस्क्राइब करते हैं वो अच्छे से आपको फॉलो करनी है, डाइट फॉलो करनी है, एक्सरसाइजेस जो बताई जाती हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपी के अंडर जो आती हैं वो आपको अच्छे तरीके से करनी है, क्योंकि हर एक पेशेंट के लिए, हर एक पेशेंट की रिकवरी के लिए जैसी जैसी हम एक्सरसाइज रिकमेंड करते हैं वो आपको डेफिनेटली करवानी होती है। आपके माइंड में कोई भी डाउट्स रह जाते हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपी को लेकर, फिजियोथेरेपी को लेकर, किसी भी टॉपिक को लेकर, तो आप नीचे दिए हुए नंबर्स पे हमें कॉल करके बात कर सकते हैं। अपने पेशेंट की आप वीडियो और रिपोर्ट्स नीचे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, या फिर हमसे आकर डायरेक्टली क्लिनिक पे मिल सकते हैं। अगर फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट्स रह जाते हैं तो आप नीचे दिए हुए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। हमारे टीम ऑफ डॉक्टर्स आपको पूरा अच्छे तरीके से गाइड करेंगे कि कैसे आप जल्दी से जल्दी पैरालिसिस जैसी खतरनाक दिखने वाली बीमारी से हमेशा के लिए रिकवर हो सकते हैं, अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ सकते हैं। इसी के साथ मुझे चलने की आज्ञा दें। अपना खास ध्यान रखिए। टेक केयर।